गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस समय कॉलेज बंद चल रहे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप सभी इस टाइम का ठीक से सदुपयोग कर रहे होंगे, क्योंकि जीवन में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें अगर एक सप्ते का एवरेज निकालें तो एक सप्ते में लगभग 40 से 42 घंटे का औसत हमारी पढ़ाई का आ जाना चाहिए, तो हम निश्चित तौर से जीवन में अनेकानेक उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इसलिए इस समय का ठीक से सदुपयोग करें। अगर आप आज टाइम को ठीक से मैनेज करके अगर चलते हैं तो निश्चित तौर से सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए बात करते हैं, क्लास 12th का सेकंड यूनिट चल रहा था सॉल्यूशन। उसमें आज हम चौथे लेक्चर के रूप में पढ़ने वाले हैं कि सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होती है। मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली विलेयता है क्या, सॉल्युबिलिटी क्या है। मैंने बताया एक निश्चित तापमान पर कोई भी टेम्परेचर आप कांस्टेंट कर लेते हैं, अगर उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपके पास एक विलायक दे रखा है जिसको सॉल्वेंट कहते हैं, उस सॉल्वेंट के डेफिनेट अमाउंट लाइक 100 ग्राम, अगर हम बात करें कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ की उस निश्चित तापमान पर जितनी मात्रा घोली जा सकती है उसको हम लोग बेटा विलेयता कहते हैं। विलेयता के अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं। अगर हम उसे मोलरिटी के टर्म्स में देखें तो ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, तो वहाँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर निश्चित तापमान पर उस विलयन के 1 लीटर में अधिकतम जितने मोल्स उसके घोले जा सकते हैं उसको हम लोग मोलरता के टर्म्स में विलेयता के नाम से जानते हैं। आप बात करेंगे, जब विलेयता मैंने बता दिया, विलेयता का मतलब है कोई भी विलेय पदार्थ जो आप उस विलायक में घोलना चाहते हैं और जितनी मैक्सिमम अमाउंट है उस सॉल्यूट की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के 2 टर्म्स हम यहाँ जब पढ़ने वाले हैं कि जब आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को, अर्थात कोई ठोस पदार्थ है और आप ठोस पदार्थ को किसी लिक्विड में घोलने वाले हो, जो अब तक पीछे पढ़ते आ रहे हैं, चाहे चीनी हो ठोस है, ग्लूकोज हो ठोस है, या नमक है ठोस है, इसको हम लोग पानी वगैरह में घोलते हैं और जब वो घुल जाता है तो इस प्रकार की जो विलेयता है उसमें जो आपने पदार्थ घोला है तो उसका कितना अमाउंट घोला गया है उसको हम लोग कहते हैं विलेयता। वो भी किसमें? ठोसों की विलेयता है, द्रवों में। इसके बारे में बात करने वाले। ओके, चलिए बात कर लेते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी ठोस सब्सटेंस है, जैसे आपने NaCl मैं बात कर रहा था, NaCl हमने सोडियम क्लोराइड या इसकी बजाय हम चाहे ग्लूकोज ले लें या मान लो सुक्रोज ले लिया, चीनी C12H22O11, हमने इन दोनों में से किसी भी पदार्थ को जल में घोला तो आप ये जानते हैं कि ये बहुत आसानी से घुल जाता है। अगर हम इसकी बजाय इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते लाइक नेफ्थलीन, या एंथ्रेसिन, अगर इन सब्सटेंस को हम वाटर में घोलने का प्रयास करें, अगर जल में से डिसॉल्व करें तो हम सब जानते हैं कि इजीली डिसॉल्व नहीं होगा। तो क्या करने वाले हैं, अगर ये इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि उसमें कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए अब मैंने ये बात की जैसे नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन थे, अगर मैं H2O की बजाय इन्हें अगर बेंजीन में C6H6 अगर बेंजीन सॉल्वेंट लेता और इस बेंजीन में अगर डिसॉल्व करता तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते, रेडिली अर्थात शीघ्रता के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग तय करती है, इस बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाला पदार्थ कैसा है। तो हम इसी के रूप में बात करने वाले हैं कि आखिर ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो हम पहले बात करेंगे कि ठोस
जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हो देन उस समय क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, क्या कंडीशन होंगी, तो हम लोग बात करेंगे इसके जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उसकी बात करने वाले हैं। अफेक्टिंग फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, इसको अफेक्ट करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहले बात करना, ध्यान रखना सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसका मतलब विलेय और विलायक दोनों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें विलेय पदार्थ हमने कौन सा घोला है और जो विलायक है वो कौन सा लिया गया है। विलेय पदार्थ कौन सा है और विलायक कौन सा है, इस बात की इसकी जो नेचर है उस बात पर डिपेंड करेगा। कैसे, अभी मैं आपको बात कर रहा था, मैंने कहा कि किसी सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं या सॉल्वेंट की बात करते हैं, अब इसमें जो सॉल्यूट सब्सटेंस है, मैं ठोस की बात कर रहा था, तो आप जानते हो कि जो सॉल्यूट है अगर ठोस है तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं कि या तो वो जो सब्सटेंस रहेगा वो कोवैलेंट सॉलिड रहेगा या आयनिक रहेगा। पीछे पढ़ करके आ रहे हैं, या तो आयनिक सॉलिड या कोवैलेंट। इसका मतलब है कि ये आयनिक ठोस होगा या सहसंयोजक ठोस होगा, इन दोनों में से कोई भी ठोस होगा। अगर हम कहते हैं कि आयनिक है, आयनिक है, तो इसका मतलब क्या है, वहां कैटाइंस और एनाइंस जनरेट होंगे, कैटाइन एंड एनाइन। इसका मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इनके बीच एक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा जिसको डायपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अब जब डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जाता है और जब डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा तो थोड़ा सा ठीक से समझने का प्रयास करें। इसका मतलब है कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे जिसमें कुछ पोलरिटी दे रखी होगी उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब है जो H2O है, H प्लस OH माइनस, इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पोलरिटी जनरेट होगी तो ये पोलर कहलाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड है, जो आयनिक ठोस हैं, वो बेटे पोलर, अर्थात जिन्हें हम लोग कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव जो करते हैं, कह सकते हैं पोलर का मतलब है जिन्हें ध्रुवीय विलायक कहते हैं। अगर जो ध्रुवीय विलायक हैं उनमें अगर हम आयनिक सॉलिड को लेंगे तो वे इजीली उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब बात कर रहा था मैं कोवैलेंट की, तो कोवैलेंट का मतलब क्या है, जिसमें जनरली ऑर्गेनिक वगैरह आते हैं, तो ये जो छीड़ बॉन्ड, इनमें छीड़ बलों द्वारा, जिन छीड़ बंधों द्वारा जो ये जुड़े होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो वीक फोर्सेस हैं या वीक बॉन्डेज हैं उनके द्वारा, या कह सकते हैं कि जो यहाँ मैंने लिया था पोलर, तो यहाँ कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब है अध्रुवीय, ठीक है, ये नॉन पोलर हो गए और ये वीक हो गए। तो इस प्रकार के जो सॉल्वेंट होते हैं उसमें जो कोवैलेंट सॉलिड हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहला हो जाता है बेटे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो जो विलायक है और विलेय है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि कोई भी ठोस उसकी विलेयता क्या रहने वाली है उस द्रव में। ठीक है, अब बात कर रहा हूं सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है ताप का क्या प्रभाव रहता है। तो आप सब जानते हैं ताप के प्रभाव के लिए ले चैटेलियर अर्थात लासातेलियर इसको कहते हैं। लासातेलियर ने एक नियम दिया था जिसको हमने लास्ट ईयर स्टडी किया था। ले चैटेलियर के अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर के इफेक्ट को समझें तो ये कह सकते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आपकी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसका मतलब ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है। अब उसको भी समझने के लिए हमने लास्ट ईयर एक टॉपिक पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स। 1 मिनट के लिए बैक जा रहा हूँ। थर्मोडायनामिक्स ऊष्मा गतिकी जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग निकालते थे अपने पास अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ पूरे की, इस विलयन की, अगर मुझे विलयन की बात करूँ मैं तो विलयन की जो एंथैल्पी होगी जिसको हम लोग कह सकते हैं डेल्टा सॉल्यूशन हीट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 2 प्रकार की एनर्जी होती है, एक लैटिस एनर्जी होती है और एक हाइड्रेटेड एनर्जी होती है। अगर दोनों का सम कर देते हैं तो बन जाती है डेल्टा एच सॉल्यूशन। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ डेल्टा एच, एक मैं बात कर रहा हूँ लैटिस एनर्जी की
तो जो लेटेस्ट एनर्जी है वो, और जो उसकी हाइड्रेटेड एनर्जी है, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं जल योजित ऊर्जा, अर्थात जल के साथ कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी, जो एनर्जी है, वो लैटिस ऊर्जा, जालक ऊर्जा, दोनों का जो सम है उसको कहते हैं हम लोग, जो विलायक था, सॉरी अपना जो विलयन बनता है, विलयन की कुल एंथैल्पी के बराबर होता है। ठीक है, हमने लास्ट ईयर 11th में सीखा था ये। अब जब ये बात समझ में आती है डेल्टा सॉल्यूशन, तो दो बातें मैंने आपको बताई, एक रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है और एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से मीन्स क्या है कि जब भी कभी फर्स्ट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब बेटे ऊष्मा शोषी। ध्यान रखना, जब भी कभी कोई जो प्रोसेस है, अगर वो आपका एंडोथर्मिक दे रखा है, एंडोथर्मिक का मतलब है ऊष्मा शोषी दे रखा है। ऊष्मा शोषी से मतलब क्या है कि उसमें जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होगी उसकी वैल्यू बेटा 0 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर हीट उसकी पॉजिटिव आ रही है देन, लेकिन बात क्या है, एंडोथर्मिक है, इसका मतलब ऊष्मा शोषी, अर्थात उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, और जब बेटा हीट एब्जॉर्ब होती है अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तो हम वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक, तो ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी इसका मतलब विलेयता इंक्रीज, इसका मतलब बढ़ेगी, व्हेन कब, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो। लेकिन कंडीशन ध्यान रखना, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अगर यही प्रोसेस बेटे एक्सोथर्मिक होता, एक्सोथर्मिक का मतलब है ऊष्मा छेपी। इसका मतलब क्या है, जिसमें हीट रिलीज होती है, इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जब इसमें से हीट रिलीज होगी तब उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा छेपी। अर्थात इस प्रकार की ऊष्मा छेपी, इसमें हीट रिलीज हो रही है। जब हीट रिलीज होगी तो ले चैटेलियर के अकॉर्डिंग ये था, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी बेटा, ये डिक्रीज हो जाएगी। कब, अर्थात जो उसकी विलेयता है वो घट जाएगी। कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तब। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना कौन सी, एक्सोथर्मिक। इसके लिए जो डेल्टा एच है इस विलयन की, वो कैसी होती है, इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। हम उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ध्यान रखना, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं में ताप को आपको ध्यान रखना है, ताप को क्या करना है, कम, तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपने ताप को बढ़ा दिया तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है अर्थात विलेयता वो घट जाएगी। अब थर्ड फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब दाब का प्रभाव। अब दाब के प्रभाव के लिए क्या समझना है, आप ये जानते हैं इसमें दो चीजें थी, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। अब सॉलिड क्या था, ये आपका सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है। दोनों ही सब्सटेंस है क्योंकि इसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट दे रखा है, एक सॉल्वेंट दे रखा है। बोथ आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है बेटे असंपीड्य होते हैं। संपीड्य जैसे होते हैं वैसे असंपीड्य का मतलब है अगर आप इन्हें प्रेस करेंगे तो इनमें जो स्पंज वाली प्रोबेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, अर्थात ये दबते नहीं है। और जब दोनों दबेंगे नहीं तो इसका मतलब है इस पर दाब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ना के बराबर इफेक्ट होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये तीन फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स अर्थात द्रवों में जो ठोसों की विलेयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी, सेकंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ
अब जो हमने सॉलिड अभी घोले थे अर्थात ठोस, अब उसकी जगह गैसेस को डिसॉल्व करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, अर्थात जो ठोस थे अब ठोसों की जगह किसका होगा, गैसों की द्रव्य विलेयता रहेगी। अर्थात अब आप गैसों को घोलने वाले हो द्रव में। अब जब गैस को द्रव में घोलोगे तो क्या चीज़ सामने आएगी, आपका काम क्या करना है, अब यहाँ जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या है, गैसेस हैं। अब किसी गैस को आप घोलने वाले हो, किसमें, लिक्विड में, लेकिन घोलना किसमें, लिक्विड में। तो जब लिक्विड में घोलेंगे तो दो चीज़ें बनने वाली, एक सॉल्यूट बनेगा और एक सॉल्वेंट बनेगा। मैंने बोला जो गैसेस हैं वो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं और जो लिक्विड्स हैं ये सॉल्वेंट है। तो इसमें दोनों बातें अलग हो गई, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहली चीज़ यही है कि जब ये घुलेंगे तो इनको फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो हम अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सेम पहले की तरह अफेक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अर्थात जब भी कभी भी आप गैस को डिसॉल्व करते हो द्रव में, गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो देन क्या क्या फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब है जो आपने विलेय पदार्थ लिया था उसकी प्रकृति क्या है, तो इस बात पर डिपेंड करेगा। विलेय से मतलब मैं यहाँ नेचर ऑफ सॉल्यूट लिख रहा हूँ, अगर आप चाहते तो यहाँ गैसेस की प्रकृति भी लिख सकते हो, जो गैसेस हैं उनकी प्रकृति भी लिख सकते हैं। आप सब ये जानते हैं जो गैसेस वगैरह हैं, अगर जो भी गैसेस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेंगी वो मोर रिएक्टिव होंगी, मोर सॉल्युबल होंगी। इस बात में यही ध्यान रखना है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं लाइक NH3, अगर आप NH3 की बात करते हैं, जैसे आपने सॉल्वेंट लिया वाटर, कि आप अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व करना चाह रहे हो, अगर ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा तो समझ लेना कि जो ये गैस है ये कैसी है बेटे, ये मोर सॉल्युबल है। अर्थात इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, जो विलेयता है वो ज़्यादा होगी, अर्थात ये सॉल्युबल होगी, जिसको हम लोग कह सकते हैं ये मोर सॉल्युबल होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर वाटर में हम घोलने का प्रयास करते हैं तो ये बनता है H2CO3। इसका मीन्स क्या है, मैंने बोला अगर कभी भी किसी विलेय पदार्थ की बात की जा रही है कि विलेय पदार्थ की जो प्रकृति है जिसको हम गैस कह रहे हैं उस पर कैसे निर्भर करती है, इसका मतलब क्या है कि ऐसी गैसेस जो किसी विलायक के संपर्क में आने पर अर्थात सॉल्वेंट के संपर्क में आने पर जब वो उसके साथ रिएक्शन कर लेती हैं अर्थात अभिक्रिया करती हैं तो समझ लीजिएगा कि वो कैसी होंगी बेटे, सॉल्युबल होंगी। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, कैसी होंगी, सॉल्युबल होंगी, अर्थात वो विलेय होंगी। तो ये पहली बात है नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब बात कर रहे हैं सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब है विलायक की प्रकृति पर। अब विलायक की प्रकृति पर कैसे निर्भर करती है, तो जो विलायक है, अब मैंने बताया यहाँ पर जो हम विलायक H2O वगैरह एटसेट्रा ले रहे हैं, यहाँ क्या ध्यान रखना है, वही पोलरिटी वाला टर्म्स ध्यान रखना है कि जैसे गैसेस वगैरह दे रखी हैं, अगर ये कोई भी पोलर कंपाउंड है, सपोज जो सॉल्वेंट है अगर वो पोलर है, कैसे पोलर, इसका मतलब डायपोल मूवमेंट शो कर रहे हैं वो डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब ये पोलर कहलाते हैं। जब ये पोलर होंगे तो इसमें ऐसी गैसेस डिसॉल्व होने वाली हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा जिनके पास लॉन पेयर होते हैं, अर्थात लॉन पेयर से मतलब क्या है, वो पोलर होती हैं। लाइक जैसे NH3 है, HCl है, SO2 है, एटसेट्रा, आप इनको देख रहे हैं। यहाँ जो NH3 है, HCl है, ये सब कैसी हैं बेटे, पोलर है। इसका मतलब क्या है कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे लाइक अ वाटर, उनमें ये आसानी से इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं, ये सोल्युबिलिटी शो करती हैं, इसका मतलब ये इसमें सॉल्युबल होंगी। ठीक है, अब बात करने वाला हूं तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बिनो दाब का प्रभाव। हम ये सब जानते हैं ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, ये दूर दूर होते हैं और इनमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होती है। जब कंप्रेसिबल की प्रोबेबिलिटी होती है इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप इसे कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पर ये कंप्रेस्ड हो जाएंगी
इनमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मीन्स है कि ये कंप्रेस हो सकती हैं। तो बात कर रहे थे बेटे हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो यहाँ जो गैसेस पार्टिकल हैं, एक्चुअली इन गैसेस पार्टिकल में जो कंप्रेसिबिलिटी है उसकी प्रॉपर्टीज होती है, और कंप्रेसिबिलिटी के कारण जैसे जैसे आप उससे प्रेशर करेंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जैसे ही आप गैस के पार्टिकल पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाने पर उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इसका मतलब गैस की विलेयता प्रेशर के साथ जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाने के बाद वो बढ़ती जाती है। ठीक, अब बात करेंगे बेटे चौथे पॉइंट की। तो चौथा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप ये भी समझ चुके हैं, पीछे मैंने बताया जब भी किसी गैस को आप उसके सॉल्वेंट में, किसी गैस को जब सॉल्वेंट में, इसका मतलब विलायक में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उसमें से हीट रिलीज होती है। ये बात ध्यान रखना, किसी गैस को जब आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें से जो हीट है वो रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का मतलब है ये जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक बन जाता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनने के कारण अगर हम उसमें ले चैटर्जी प्रिंसिपल अर्थात लासातिले नियम के हिसाब से समझाएं तो आप भली भांति जानते हैं अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो सॉल्युबिलिटी है विलेयता वो कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है अर्थात इसकी जो विलेयता है वो ताप बढ़ाने के साथ घटती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो जो विलेयता है वो घटती जाएगी, इसलिए जो ताप बढ़ाओगे तो विलेयता घटेगी, इसलिए ताप को घटाना पड़ता है तो विलेयता बढ़ती है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स में उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स थे, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके नाम से कि कैसे कैसे होता है। अब बात करने वाले हैं कि जो साइंटिस्ट है एक, जिनका नाम था विलियम हेनरी, उन्होंने 1803 में अर्थात 1803 ईस्वी में, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूँ, इसी के लिए बात कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। जो सर विलियम हेनरी हैं उन्होंने 1803 में 1803 में प्रेशर के द्वारा इसका क्वांटिटेटिवली आकलन किया अर्थात मात्रात्मक आकलन किया, और मात्रात्मक आकलन करने के बाद उन्होंने इसके अकॉर्डिंग एक रूल बनाया अकॉर्डिंग टू हेनरी। जो हेनरी साइंटिस्ट थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, हेनरी कहते हैं कि अगर हम किसी भी गैस को जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, कोई गैस पार्टिकल्स थे अर्थात गैस सॉल्यूट है, अगर उसको हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, अब आप जानते हैं जब गैस है तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर रहा होगा अर्थात दाब रहा होगा, उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। अब जब आप उसे घोल रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। तो हेनरी ये कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो उस पार्शियल प्रेशर के अर्थात जो गैस थी उसके आंशिक दाब के, ध्यान रखना पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस गैस के आंशिक दाब के, ये सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात हेनरी कहते हैं। अगर हम सॉल्युबिलिटी को एस मानते हैं, प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर अगर पी है, इस प्रोपोर्शन को हटाएंगे, कोई कांस्टेंट के एच, अगर के एच आ रहा है तो हम यह मान सकते हैं कि वेयर के एच इज इक्वल हेनरी कांस्टेंट। जो के एच है वो हेनरी कांस्टेंट है, अर्थात ये कह सकते हैं ये हेनरी स्थिरांक है के एच। अगर के एच की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो के एच इज इक्वल एस ओवर पी ये बनेगा, और एस क्या बेटी सॉल्युबिलिटी है। अगर सॉल्युबिलिटी मोलर के टर्म्स में दे रखी है, इसका अर्थ मोल पर लीटर के टर्म्स में दे रखी है, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मोल पर लीटर ओवर प्रेशर होता है। अगर वो एटमॉस्फेयर में दे रखा है तो एटमॉस्फेयर लगाएंगे, और तो ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स एटमॉस्फेयर इनवर्स। अगर बार में दे रखा होता तो बार हो जाता। ये यूनिट है
इस KH की, अर्थात जो हेनरी कांस्टेंट दे रखा है उस हेनरी कांस्टेंट की यूनिट है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने ये बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी आपके टर्म्स में दे रखी थी, मैंने लास्ट टर्म्स में विलेयता के रूप में पढ़ाई थी, जो मोलरता थी, मोललता थी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, और क्या कह सकते हैं उसको, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन परसेंटेज दे रखी थी, पार्ट्स पीपीएम में कंसंट्रेशन थी, पीपीबी में कंसंट्रेशन थी, इस प्रकार से अलॉट ऑफ कंसंट्रेशन थी, तो उसमें से एक थी मोल फ्रैक्शन। अगर हम यहाँ सॉल्युबिलिटी का जो टर्म्स है अगर उसे मोल फ्रैक्शन के टर्म लेते हैं तो यहाँ से हेनरी कोटिंग ये हो जाएगा कि पार्शियल प्रेशर अर्थात आंशिक दाब उस गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब जो विलेय है उस विलेय के मोल प्रवाह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर पार्शियल प्रेशर P है प्रोपोर्शनल, अगर मोल फ्रैक्शन X और सॉल्यूट के लिए है तो सॉल्यूट हम B मानते हैं तो X भी हो जाएगा। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है KH इंटू XB। XB यहाँ पर बेटे मोल फ्रैक्शन है जो विलेय पदार्थ है उसका, तो KH क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना हेनरी कांस्टेंट। तो KH इज इक्वल P ओवर XB, ये फॉर्मूला बन जाएगा। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, इसलिए जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर एटमॉस्फेयर। अगर बार में दे रखा होता तो बार हो जाती, इसका मतलब है यहाँ जो हेनरी नेतांक दे रखा है, हेनरी स्थिरांक है, उसकी जो यूनिट रहेगी वो एटमॉस्फेयर में है, अर्थात प्रेशर आप जिसमें भी मेजर करने वाले हैं ये वो यूनिट बन जाएगी। ठीक है, इस पर बेस्ड अब केवल एप्लीकेशंस हैं तो वो थ्योरेटिकल्स रूप में है। एप्लीकेशंस में आप पढ़ सकते हो जो सोडा वाटर है, ठीक है ना, और जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर को बढ़ाने के लिए हेनरी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। गोताखोर जो स्कूबा डाइविंग्स होते हैं वो इसमें यूज़ करते हैं। तीसरा, जब भी फेफड़े लंग्स होते हैं तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करने के लिए हेनरी कांस्टेंट का यूज़ किया जाता है। अगर और भी कोई प्रॉब्लम्स है तो